प्रदेश की कृषि नीति एवं योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति योजना की घोषणा कब की गई? तो 28 फरवरी 2013 में। नई कृषि नीति का उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। नई कृषि नीति में कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो नई कृषि नीति में 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया। इन 7 क्षेत्रों को सप्त क्रांति की संज्ञा दी जाती हैं। ये क्षेत्र हैं प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध तथा कृषि विविधीकरण। कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की गई? तो समस्त उप संभागीय प्रसार अधिकारी व समस्त उप कृषि निदेशक स्तर पर। किसान कॉल सेंटर योजना क्या है? यह योजना किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत किसान कहीं से भी कृषि विभाग द्वारा आवंटित टोल फ्री नंबर पर डायल कर टेलीफोन से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई है? तो 18 जून 2001 से 2014 में इसे संशोधित किए जाने के बाद अब यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया? तो 1998 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? तो 1978 में। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो 1991-92 से केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा कृषि पार्क की स्थापना किन किन स्थानों पर की गई है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी तथा सहारनपुर में। सेडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना क्या है? तो 2010-11 में शुरू की गई इस परियोजना के अंतर्गत 6 वर्षों में जनपद की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना है। भारतीय कृषि को मानसून का जीवन क्यों कहा जाता है? तो 19वीं कृषि संगणना के अनुसार आज तक कुल बुआई क्षेत्रफल का 54% भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है तथा 45.7% भाग ही सिंचित है। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो गन्ना है। राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन क्या है? तो यह मिशन कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। 19वीं कृषि संगणना के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कुल कृषि क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित भाग कौन सा है? पंजाब। कृषि के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस राज्य में है? तो असम। देश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप के माध्यम से। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो जुलाई से जून तक। भारतीय कृषि में किसकी प्रचुरता है? तो खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। कितने प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो 64.18% पर। ऋणग्रस्तता शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जो NSSO द्वारा जारी के अनुसार किस राज्य का किसान सर्वाधिक कर्जदार है? तो आंध्र प्रदेश का किसान जो है सर्वाधिक कर्जदार है। देश में सबसे कम कर्जदार किस राज्य में रहते हैं? तो असम राज्य में सबसे कम कर्जदार किसान रहते हैं। सहकारी आंदोलन। कोलबर्ट ने सहकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा है, सहकारिता ऐसा संगठन है जिसमें मानव व्यक्ति के रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करता है। समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जब अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर अपने आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उनका स्वरूप सहकारी होता है। इस प्रकार के संगठन में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके पास व्यक्तिगत तौर पर आवश्यक मात्रा में संसाधन नहीं होते। संगठित होने से इनकी शक्ति और संसाधन बहुत बढ़ जाते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन।
वर्ष 1901 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठन की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति की स्थापना की? तो एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में। एडवर्ड लॉ की सिफारिश के आधार पर सहकारी शाख अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1904 में। 1904 में बने अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए दूसरा अधिनियम कब पास किया गया? तो वर्ष 1912 में। सहकारिता को कृषि सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में कब रखा गया? तो वर्ष 1919 में। सहकारिता आंदोलन को 1935 में किसकी स्थापना से बल मिला? रिजर्व बैंक की। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का प्रभाव पंजाब, बंगाल तथा असम के सहकारी आंदोलनों पर अच्छा नहीं पड़ा। सहकारी शाख। भारत के सहकारी आंदोलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो शाख समितियों और सहकारी बैंकों की। भारत में सहकारी शाख संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। सबसे निचले स्तर पर कृषि व कृषि संस्थाएं, उनके ऊपर जिले स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे ऊपर स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। सिफारिश किस समिति ने की? तो खुसरो समिति ने यह सिफारिश की। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सेवा सहकारी समिति। बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना के संदर्भ में सर्वप्रथम सुझाव किसके द्वारा कब दिया गया? तो रिजर्व बैंक में कृषि विभाग के द्वारा। बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना के संदर्भ में सर्वप्रथम सुझाव रिजर्व बैंक के कृषि विभाग द्वारा कब दिया गया? तो वर्ष 1937 में। वर्ष 1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समितियों के संदर्भ में किस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया? तो सहकारिता से संबद्ध एक विशेष प्रस्ताव में सेवा समितियों की स्थापना की वांछनीयता को स्वीकार किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला सहकारी बैंक हैं? तो कुल 50 हैं। सहकारी विपणन। विपणन का उद्देश्य क्या है? तो विपणन का उद्देश्य कृषकों की सौदा करने की शक्ति को मजबूत करना, अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना, सदस्यों को उपज का उचित मूल्य दिलाना और मूल्यों में स्थिरता लाना है। राज्य सहकारी विपणन समितियां किस स्तर पर कार्य करता है? तो राज्य स्तर पर। नेफेड क्या है? कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। नेफेड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1974 में की गई। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्षेत्र, जिला तथा अंतर जिला व्यापार होता है। प्राथमिक विपणन समितियां किस स्तर पर कार्य करती हैं? तो ये मंडियों या थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करती हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो अगस्त 1987 में। ट्राइफेड की सफलता किस उद्देश्य से की गई? तो इसकी स्थापना जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है? तो जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1988 में। भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी संगठन IFFCO का कार्य क्या है? उर्वरक का उत्पादन व वितरण करना। सहकारी संसाधन इकाइयों में चीनी मिलें, कपास ओटाई व संसाधन इकाइयाँ, सूती काताई मिलें संसाधन, धान संसाधन इकाइयाँ, तेल मिलें, फल व सब्जी संसाधन इकाइयाँ शामिल हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम भारतीय कृषि व्यवस्था की चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।